Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today in this video we will continue with the second part of our chapter Bholi. That is our chapter number 9 from Footprints Without Feet. So till now we have studied कि भोली को स्कूल लेकर जाया जाता है, उसके फादर उसे स्कूल छोड़कर आते हैं हेडमिस्ट्रेस के पास एंड आफ्टरवर्ड शी इज सेंट टू द टीचर और टीचर उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है और एक नई उम्मीद जगा देती है भोली के मन में, एक नई चाहत जगा देती है। अब वो जीना चाहती है, स्कूल में पढ़ना चाहती है, शी वांट टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। अब इस तरह की उसके मन में जो फीलिंग आ जाती है। सो आफ्टरवर्ड्स लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। So now in this part we have to study and find out why do Bholi's parents accept Bishambar's marriage proposal। अब भोली के पेरेंट्स बिशंबर के का जो मैरिज प्रपोजल है भोली के लिए वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं। Why does the marriage not take place? और मैरिज होती क्यों नहीं। बिशंबर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है बट मैरिज क्यों नहीं होती। So let's see। Thus the years passed, the village became a small town, the little primary school became a high school, and there were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. So अब बहुत सारे साल बीत जाते हैं, भोली वहाँ स्कूल में पढ़ रही है और जो विलेज है अब जैसे इतने साल बीत गए तो विलेज में भी बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। वो छोटा सा विलेज ना रह के एक छोटा सा टाउन बन गया है। एंड द लिटिल प्राइमरी स्कूल जो कि प्राइमरी स्कूल हुआ करता था अब वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। एंड देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड। अब और क्या इम्प्रूवमेंट हुई, एक सिनेमा भी खुल गया जो टिन शेड के नीचे और एक कॉटन गिनिंग मिल भी वहाँ पर खुल गई। अब कॉटन गिनिंग मिल क्या होती है, जिसमें रॉ कॉटन को उसके सीड्स से अलग किया जाता है, ऐसी मिल। तो द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। और एक और चेंज भी आया कि जो मेल ट्रेन थी, जो लेटर्स लेकर जाया करती थी, मेल्स लेकर जाया करती थी ट्रेन, वो भी वहाँ पर उनके रेलवे स्टेशन में रुकना शुरू हो गई, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत छोटी छोटी जगह पर ट्रेन नहीं रुकती हैं। तो अब ये छोटे से विलेज से एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर ट्रेन भी रुकना शुरू हो गई थी। So one night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" तो एक रात क्या होता है, डिनर करने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से पूछता है, तो फिर क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. So उसकी वाइफ आगे से बहुत एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि अगर भोली की उससे शादी हो जाती है तो शी विल बी वेरी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। वेल टू डू मीन्स बहुत ही वेल्दी एंड प्रॉस्परस ब्राइडग्रूम पाकर भोली बहुत लकी होगी अगर उसकी शादी बिशंबर के साथ हो जाती है। क्यों लकी होगी, क्योंकि ही इज़ हैविंग अ बिग शॉप, उसके पास एक बहुत बड़ी शॉप है, अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और उसके अलावा और वो हमसे डॉरी के लिए भी नहीं कह रहा है कि कोई दहेज की डिमांड भी नहीं है उनकी। सो वी शुड डेफिनेटली से येस। So that's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. But रामलाल के दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। वाइफ तो उसकी एग्री करती है कि बिशंबर का प्रपोजल भोली के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट रामलाल सोचता है कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि वो इतना यंग नहीं है, वो जवान नहीं है। और उसकी एज क्या बताई है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। तो सर रामलाल इज़ वेरी वरीड कि उसकी जो एज है वो रामलाल की एज के जितनी है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और चलते हुए थोड़ा सा लंगड़ाता भी है। लिम्स मीन्स वॉक विद डिफ़िकल्टी ड्यू टू स्टिफनेस और डैमेज इन वन लेग, कि एक टांग में कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से वो लंगड़ा कर चलता है। और एक और प्रॉब्लम भी है कि द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रॉन अप, उसकी जो पहली वाइफ से उसके बच्चे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं।
मतलब एक तो ना तो वो यंग है और उसकी एज भी ऑलमोस्ट, जैसे अगर भोली की शादी की बात हो रही है तो उसके फादर की एज का वो बंदा है बिशंबर, और मोरोवर वो लंगड़ा कर चलता है और उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं। पर इन सब को देखकर भी उसकी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट रामलाल इज वरीड अबाउट भोली। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। अब फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हो रही है उसकी वाइफ को, और वो उसकी वाइफ कह रही है, रामलाल की वाइफ भोली की मदर, कि सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या फ़र्क पड़ता है 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। 45 या 50 ये कोई बहुत बड़ी एज नहीं है एक पर्सन के लिए। We are lucky that he is from another village and doesn't know about her pockmarks and her lack of sense. Even she is saying कि हम तो लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से, दूसरे गांव से है और उसको हमारी बेटी के भोली के पोक मार्क्स के बारे में या फिर उसकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. और अगर हम उसके मैरिज प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो शायद भोली हमेशा पूरी लाइफ के लिए अनमैरिड ही रहेगी. येस बट आई वॉन्टर वॉट भोली विल से. बट रामलाल को अभी भी टेंशन है. वो कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, बट भोली क्या कहेगी. वॉट विल दैट विटलेस वन से. शी इज लाइक अ डम को. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. अब उसकी वाइफ आगे से रिस्पॉन्स करती है. वो कहती है कि भोली क्या कहेगी, वो तो एक फुलिश और इमेच्योर गर्ल है, वो तो एक गूंगी गाय के समान है. सो फिर इस बात पे रामलाल को थोड़ा लगता है कि शायद उसकी वाइफ ठीक कह रही है. तो शी इज सेइंग मे बी यू आर राइट एंड ही मटर्ड. मटर्ड मीन्स बहुत धीरे से आवाज़ में कहता है कि शायद तुम ठीक कहती हो. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. अब उस कोर्टयार्ड में, घर के आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली अपने कॉट पर, अपने बेड पर लेटी हुई है. अभी वो जाग रही है और उसको वो सारी की सारी जो अपने पेरेंट्स की जो कन्वर्सेशन है, वो धीरे धीरे जो बात कर रहे हैं भोली की मैरिज को लेकर, वो सब वो सुन रही है. बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर. अब बिशंबरनाथ जो है वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत वेल टू डू मीन्स बहुत वेल्दी ग्रॉसर है. उसकी राशन की दुकान है जो कि बहुत अच्छी चलती है. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग. अब उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लोग और वो बिशंबर शादी के लिए आता है एक बहुत ही बड़ी बारात लेके, जिसमें उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. और बारात के आगे आगे क्या है, बैंड बाजे वाले हैं जो कि एक पॉपुलर ट्यून, जो कि म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं इंडियन फिल्म से. विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. और पीछे पीछे जो ब्राइडग्रूम है, जो दूल्हा है बिशंबरनाथ, वो एक बहुत ही सजे हुए घोड़े के ऊपर सवार है. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. और रामलाल इस बड़ी सी बारात को देखकर, इस पॉम्प एंड शो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो बहुत अच्छी बारात लेकर आया है, बहुत सज धज कर आया है, विद प्रॉपर पॉम्प एंड शो के साथ, बैंड बाजे के साथ आया है. सो ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. और कभी भी रामलाल ने ऐसा सोचा नहीं था सपने में भी कि उसकी जो चौथी बेटी है भोली, उसकी शादी ऐसी इतनी धूमधाम से होगी. So Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. अब जो भोली की बड़ी बहनें जो उसकी शादी अटेंड करने आई हैं, वो भी बहुत जेलस फील कर रही हैं इस पॉम्प एंड शोई बारात को देखकर. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब मुहूर्त का टाइम आया, ऑस्पिशियस मीन्स जो मुहूर्त का टाइम आया, प्रॉपर टाइम आया, जिस टाइम पे उन्होंने मैरिज सेरेमनी कंडक्ट करनी थी, तो प्रीस्ट ने कहा, पंडित ने कहा कि दुल्हन को लेकर आइए. भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. sacred fire क्या होती है, जो हवन की तरह एक अग्निकुंड बनाया जाता है और उसके चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं, दैट इज नॉन एज सेक्रेड फायर. सो भोली, जो कि ड्रेस शब्द थी, एक रेड कलर की सिल्क ड्रेस में, ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी जिसने, एंड शी वॉज लेड टू ब्राइड्स प्लेस.
और उसको उसकी जगह पर सेक्रेड फायर के नज़दीक दुल्हन की जगह पर लाकर बिठाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। अब प्रॉम्प्टेड क्या होता है? किसी ने किसी को उकसाना, मतलब किसी को कुछ एक्शन लेने के लिए कहना। तो बिशंबर जैसे ही दुल्हन आती है तो बिशंबर नाथ का कोई एक फ्रेंड उसको बोलता है कि तुम अब दुल्हन को हार पहना दो। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। अब ब्राइडग्रूम के हाथ में, दूल्हे के हाथ में येलो मैरीगोल्ड्स का, गेंदे के फूलों का एक हार है जो कि अपना हाथ वो ऊपर उठाता है हार पहनाने के लिए दुल्हन को। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. But क्या होता है? In the meanwhile, एक औरत, एक लेडी जो होती है वो ब्राइड के फेस पे जो घूंघट किया होता है, व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस मीन्स अब भोली का चेहरा ढका हुआ था, तो किसी एक लेडी ने क्या किया, जानबूझकर उसके चेहरे से घूंघट को पीछे की तरफ खिसका दिया और उसका जो फेस था वो बिशंबर नाथ को विजिबल हो गया। सो बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, और एक सेकेंड में बिशंबर ने जैसे उसकी नज़र पड़ी तो उसने भोली का फेस देख लिया। अब उसने क्या नोटिस किया, वहाँ पे कुछ ऐसा नोटिस किया कि जो उसका जो गार्लैंड था इट रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। और वो वहीं का वहीं जहाँ उसने किया था, ऊपर किया हुआ था गार्लैंड पहनाने के लिए भोली को, वो उसके हाथ में वहीं पे सजा हुआ रह गया, मतलब वहीं पे स्टक हो गया, वहीं पे पॉज हो गया। और पॉइज मीन्स वहीं पे वो डिग्निफाई कर रहा है, जैसे कि उसका हाथ ऊपर है तो अभी उसने उसके भोली के गले में नहीं पहनाया और जैसे ही उसका फेस देखा और वहीं पर रुक गया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस। और ब्राइड ने, भोली ने धीरे से अपना जो व्हील था, अपना घूंघट था, फेस कवर था, उसको अपने आगे की तरफ नीचे की तरफ खिसकाया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। अब बिशंबर के पास उसका एक फ्रेंड खड़ा था, उसने उसको कहा कि क्या तुमने उसका फेस देखा? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पर पोक मार्क्स हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर। तो उसका जो फ्रेंड है बिशंबर का, वो कहता है कि तो क्या हुआ, तुम भी कौन सा कोई जवान हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। फिर वो आगे से अड़ जाता है और कहता है कि हो सकता है, ठीक है मैं जवान नहीं हूँ, बट अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी है जिसके फेस पे पोक मार्क्स हैं तो इसके फादर को मुझे 5000 रुपीज देने पड़ेंगे एज अ दहेज और डाउरी। सो रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। तो रामलाल आगे बढ़ा, जैसे उसने मनी डिमांड की बिशंबर ने, तो रामलाल आगे बढ़ा और अपनी पगड़ी उतार कर, जिसे कि इज्जत बोला जाता है कि ये एक पर्सन की इज्जत होती है उसकी पगड़ी, तो उसने उसको अपनी ऑनर को, अपनी इज्जत को, अपनी पगड़ी को बिशंबर नाथ के फीट में, उसके चरणों में रख दिया, उसके पैरों में रख दिया। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2000 रुपीज़। अब आगे से वो रिक्वेस्ट कर रहा है रामलाल कि तुम मुझे शर्मसार मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम 2000 रुपये ले लो 5000 की बजाय। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। अब बिशंबर अपनी बात पे अड़ा हुआ है, वो कहता है कि नहीं 5000, तो दैट मीन्स 5000, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, तुम अपनी डॉटर अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अब रामलाल को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इस चीज़ के कारण, वो कहता है कि कुछ तो सोचो कि अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा विलेज में किसी को। देन आउट विथ 5000। तो बिशंबर कहता है तो ठीक है, तुम 5000 निकालो फिर। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब वो रामलाल के चेहरे से, उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो रोने लगता है, क्राई करता है और रोता हुआ अंदर जाता है, अपनी तिजोरी खोलता है, नोट्स काउंट करता है और और वहाँ से लाकर दूल्हे के पैरों में वो नोट्स रख देता है। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. अब बिशंबर के इस लालची चेहरे पर एक बहुत ही ट्रायम्फेंट से, एक विक्टोरियस सी स्माइल जो है वो आ जाती है कि मतलब जैसे उसने कोई शर्त जीत ली हो। He had gambled and won. और डेफिनेटली ऐसा ही था कि उसने एक जुआ खेला था और वो जीत गया था। क्या जुआ था कि उसने पैसे डिमांड किए पोक मार्क्स को देखकर भोली के फेस पर, और वो जीत गया। और उसने ये शर्त रखी कि अगर उसे शादी करनी है तो पैसे लेने हैं,
नहीं तो वो बारात वापस लेकर जाएगा। तो इस वजह से रामलाल को उसे पैसे देने पड़े। अब वो इस बात से बिशंबर बहुत ही ज़्यादा ट्रायम्फेंट सी स्माइल देने लगा, बहुत ही खुश हो गया। एंड गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। अब वो ऊंची आवाज़ में कहता है कि अब मुझे गार्लैंड दो, अब मैं इसे गार्लैंड पहनाऊंगा। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब एक बार फिर से ऐसा हुआ कि जो ब्राइड थी उसके फेस से फिर से वो जो व्हील था, उसका पर्दा था, उसका फेस कवर था, वो स्लिप हो गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। पर इस टाइम जब उसका फेस से पर्दा हटा, उसका घूंघट हटा, तो उसकी आंखें, भोली की आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं थी, जैसा कि फर्स्ट टाइम था जब किसी लेडी ने जानबूझकर उसके व्हील को खिसका दिया था, हटा दिया था। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। अब इस टाइम क्या हो रहा था, इस टाइम जब व्हील हटा उसके फेस से भोली के, तो शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर की तरफ देख रही थी, स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ एकदम सीधा। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट। और इस टाइम ना तो उसकी आंखों में कोई गुस्सा था और ना ही कोई नफरत, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। वो पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट से भरी हुई थी। इस टाइम उसकी आंखों में सिर्फ डिसरिस्पेक्ट देखी जा सकती थी। और वो किसके लिए थे? बिशंबर के लिए। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and garland was flung into the fire. अब जैसे ही बिशंबर ने गार्लैंड को ऊपर की तरफ उठाया ब्राइड के गले में पहनाने के लिए, उसके नेक में पहनाने के लिए, तो इस टाइम क्या हुआ, अचानक से भोली का हाथ एक बिजली की तरह निकला बाहर और इसने उस गार्लैंड को दूर फायर में फेंक दिया। जो फायर, सेक्रेड फायर जली हुई थी, तो उसने जैसे ही भोली उस गार्लैंड को नहीं पहनाना चाहती थी, तो उसने अपना हाथ से इस गार्लैंड को दूर आग में फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील। अब वो खड़ी हो गई और उसने अपना पर्दा, अपना फेस कवर प्रॉपरली हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। और बहुत ऊंचे से भोली बहुत ऊंची आवाज में बोली, पिताजी। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. अब जैसा कि इससे पहले कभी किसी ने उसको बिना स्टैमरिंग के सुना ही नहीं था, हमेशा जब वो बोलती थी तो स्टैमर करती बोलती थी, इस वजह से उसने बोलना ही बंद कर दिया था, बहुत कम बोलती थी। तो अब जैसे उसने बहुत क्लियर और लाउड वॉइस में बोला पिताजी, तो ये सुनकर उसके फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, सारे रिलेशंस और पड़ोसी सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए उसकी इतनी लाउड और क्लियर आवाज़ को सुनकर। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी, आप अपना पैसे वापस उठा लीजिए, मैं इस बंदे के साथ, इस आदमी के साथ मैं शादी नहीं कर रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ जिस तरह से ये भोली बोल रही थी बिना स्टैमरिंग के कंटिन्यूसली, तो बहुत ज़्यादा उसको हैरानी हुई उसकी आवाज़ को सुनकर। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। अब जो भी रिश्तेदार उस शादी को अटेंड करने आए हुए थे वो धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, अपनी बहुत ही लो टोन में, आवाज़ों से लो आवाज़ में बातें कर रहे थे और कह रहे थे एक दूसरे को कि कितनी बेशरम लड़की है, कितनी बदसूरत है और कितनी बेशरम है। Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत। अब रामलाल को गुस्सा आता है, वो कहता है कि Are you crazy? क्या तुम पागल हो गई हो भोली? You want to disgrace your family? तुम अपनी फैमिली की इज्जत बेइज्जती करवाना चाहती हो, डिसरिस्पेक्ट करवाना चाहती हो अपनी फैमिली की। Have some regard for इज्जत, कुछ तो हमारी इज्जत के बारे में सोचो। For the sake of your इज्जत, said भोली, I was willing to marry this lame old man. आपकी इज्जत के कारण ही मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी के साथ शादी करने को तैयार हुई थी। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. But कोई भी ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा मीन है, बहुत कंजूस है, बहुत मीन मतलब मतलबी, बहुत मतलबी है, बहुत ग्रीडी है, लालची है और बहुत ही ज़्यादा हेटफुल है, सो कंटेम्प्टिबल और कॉवर्ड, इतना डरपोक है, ऐसा इंसान मेरा हस्बैंड नहीं होगा। आई वॉन्ट, मैं ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत लालची,
मतलबी और बहुत हेटफुल और कॉवर्ड है, ऐसे इंसान के साथ मैं शादी नहीं करूँगी, ये मेरा हस्बैंड नहीं बनेगा। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. अब लोग बातें कर रहे थे। एक लेडी ने कहा उसमें से कि कितनी बेशरम लड़की है। We all thought कि she was a harmless dumb cow. हम सब सोचते थे कि ये तो एक harmless dumb cow है, एक गूंगी गाय है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम लोग ऐसा सोचते थे। तो भोली एकदम से टर्न करती है एक ओल्ड वुमेन की तरह, एक बूढ़ी औरत की तरफ जो ऐसी बातें कह रही थी ऊंचे ऊंचे से। शी एंड सेड, यस आंटी, यू आर राइट। और भोली ने कहा, हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं कि मैं एक बहुत ही शेमलेस, बहुत बेशरम लड़की हूँ। एंड आप लोग तो सोचते थे कि मैं बहुत डम कॉ, एक गूंगी गाय के समान हूँ। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन कॉ। आप सबको यही लगता था कि मैं एक गूंगी सी गाय हूँ जिसको जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। और इसी वजह से कि मैं एक गूंगी गाय के जैसी हूँ, इसीलिए आप मेरा हाथ इस हार्टलेस क्रीचर के, इस निर्दयी पर्सन के हाथ में देना चाहते थे, मेरी शादी इस निर्दयी पर्सन के साथ करवाने चाहते थे। बट नाउ द डम कॉ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। बट अब ये गूंगी गाय, ये स्टैमरिंग फूल जो हकला कर बोलती थी, ये मूर्ख लड़की, सिंपलटन गर्ल भोली आज बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या आप और कुछ सुनना चाहती हैं? बिशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब बिशंबरनाथ जो ग्रॉसर है, जिसकी राशन की दुकान है, वो अपनी पार्टी के साथ, अपनी बारात के साथ वापस जाना शुरू करता है, क्योंकि अब उसको पता लग गया है कि उसकी शादी यहाँ पर नहीं होने वाली भोली के साथ। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब जो बैंड्समैन है, जो बैंड बाजे वाले आए हुए हैं, बैंड्समैन, वो लोग सोच रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज हैं। उनको लगता है कि शायद शादी अब ख़त्म हो गई है। अब वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू करते हैं, जो कि डोली चढ़ने पर बजता है। So रामलाल stood rooted to the ground, but रामलाल जहाँ पर खड़ा था वहीं पर उसकी मानो ऐसे वो वहीं पर फिक्स हो जाता है, मानो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा। His head bowed low with the weight of the grief and shame, and he is feeling very shameful. उसे बहुत शर्म महसूस हो रही है रामलाल को, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और ऐसा फील हो रहा है कि उस दुख और शर्म के भार के साथ उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। The flames of the sacred fire slowly died down, और जो फ्लेम्स थी, आग जल रही थी सेक्रेड फायर की, वो भी धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाती है। Everyone was gone. अब हर कोई अपने घर चला जाता है, क्योंकि मैरिज तो हो नहीं रही। अब जैसे मैरिज का एंड हो गया, भोली ने डिनाई कर दिया कि वो उस लड़के के साथ शादी नहीं करेगी, तो हर कोई अपने घर चला जाता है। रामलाल turned to भोली and said, "But what about you? No one will ever marry you now." अब रामलाल भोली की तरफ टर्न करता है और कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" तब सुलेखा बहुत ही काम और पीसफुल सी आवाज़ में, एक स्टेडी आवाज़ में कहती है, जो कि लड़खड़ाती नहीं, एक स्टेबल आवाज़ में बहुत ही पीसफुली बोलती है, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपके बुढ़ापे में, आपकी बूढ़ी एज में मैं आपकी और अपनी मदर की और आपकी दोनों की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी एज अ टीचर जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। Isn't that right, मैम? तो उसकी जो मैम होती है, टीचर, जो एक किनारे पर खड़ी होती है वहीं मैरिज सेरेमनी में, तो वो उसकी तरफ, अपनी टीचर की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहती है और कहती है अपनी टीचर को, भोली, कि मैं ठीक कह रही हूँ ना मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और उसकी जो टीचर वहाँ पे एक शादी में एक कॉर्नर में खड़ी होती है, जो कि सारी चीज़ें, पूरा ड्रामा देख रही होती है, क्या क्या हो रहा था। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, और ऐसा कहकर वो कहती है कि हाँ भोली, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो।
and in her smiling eyes was the light of the deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. अब उसकी टीचर की आईज में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। आईज में स्माइल की बात हो रही है और उस आईज में स्माइलिंग आईज को किससे कंपेयर किया जा रहा है कि जब लाइट ऑफ एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज अ लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। अब टीचर की आंखों में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल और एक सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट देखी जा सकती है और उस कंटेंटमेंट को इस सेटिस्फैक्शन को कंपेयर किया जा रहा है एक आर्टिस्ट के साथ जब वो अपना मास्टरपीस एक पेंटिंग अपनी एक पेंटर जो होता है वो अपना मास्टरपीस जो बहुत अच्छी अपनी बेस्ट पेंटिंग को कंप्लीट करता है और उसकी तरफ देखता है थॉटफुली बहुत लंबे समय तक उसकी तरफ कुछ देखते हुए सोचता रहता है। ऐसे आर्टिस्ट की जो फीलिंग होती है उस टाइम पे अपने मास्टरपीस की तरफ देखते हुए वैसी ही फीलिंग उस टीचर की आईज में और उस वैसी ही लाइट जो सेटिस्फैक्शन की है उस टीचर की आईज में देखी जा सकती थी भोली की टीचर की आईज में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो भोली है वो उस टीचर का मास्टरपीस है एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि एक लड़की जो कि बोल भी नहीं पाती थी ढंग से वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी कि उसने अपनी लाइफ का प्रॉपर डिसीजन लिया और उस लंगड़े बूढ़े आदमी के साथ शादी नहीं की और अपनी लाइफ को बर्बाद होने से रुइन होने से बचा लिया। सो शी वॉज वेरी हैप्पी। सो इस तरह से हमने देखा कि जो एक मोटिवेशन है और कॉन्फिडेंस किसी को समझाने से कंसोल करने से एक पर्सन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब भोली को उसके घर पे तो इग्नोर किया जा रहा था बट उसकी टीचर ने उसको मोटिवेट किया उसको कॉन्फिडेंस दिलाया कि शी विल डू बेटर एंड द बेस्ट कि वो बहुत अच्छा करेगी एक दिन बहुत अच्छे से बोल पाएगी विदाउट एनी स्टैमरिंग और हर कोई उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुनेगा और ऐसा ही हुआ। सो विद दिस आवर चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।